गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको ईवीएस पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रही हूँ। और पिछली बार जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने वाटर रिसोर्स, जल संसाधन शुरू किया था। जल संसाधन के ही कंटिन्यूएशन में आज का भी हमारा लेक्चर है और आज का टॉपिक है फ्लड यानी बाढ़। बाढ़ का मतलब ये है कि जब जल की अधिकता हो जाए। जल की अधिकता मतलब कि या तो अतिवृष्टि हो जाए यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर कम समय में बहुत अधिक बारिश होना। 1 घंटे में बहुत झूम के बारिश हो रही है, या फिर जो कैचमेंट एरिया है, जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाए और नदी नाले उनके ऊपर से पानी चलने लगे, तब जाके और ऐसी स्थिति को हम बाढ़ या फ्लड कहते हैं। हम ये देखते हैं कि मनुष्य पुराने समय से ही, आदिकाल से ही नदियों के पास या फिर झरनों के पास रहता आया है। मतलब जैसे हम नील घाटी देखें, सिंधु घाटी सभ्यता देखें, तो ये सारी सभ्यता नदी के पास में ही होती है। तो ऐसे है कि मतलब जहाँ जल होता है वहीं सबसे ज़्यादा मनुष्य के विकास होने की संभावना होती है। इसलिए व्यक्ति उस जगह रहता है जहाँ पानी की मतलब पानी पर्याप्त रूप में होता है। लेकिन जब पानी की अधिकता या अतिवृष्टि है तो बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ के क्या कारण हैं? फ्लड क्यों आता है? फ्लड यानी बाढ़ तब मतलब बाढ़ की स्थिति तब हो जाती है जब वो जो कैचमेंट एरिया है, जलग्रहण क्षेत्र है, उसमें या तो बहुत ज़्यादा बारिश आई है, या बादल फट गया है, या फिर उस जगह बिल्कुल भी वृक्ष नहीं है, वृक्षों की कटाई हो जाती है तो पानी वहाँ नहीं रुक पाता, जल्दी चला जाता है। या फिर अतिवृष्टि से उस जगह लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन भी हो गया है, और उसके अलावा बांध टूट जाते हैं तो भी बाढ़ आ जाती है। और या फिर कई बार नदियां अपना मार्ग बदल देती है तब भी बाढ़ आ सकती है। मतलब बाढ़ जो है वो पानी के कारण आती है। पानी किसी भी रूप में मतलब जो देश प्रदेश और लोगों तक किसी भी रूप में पहुंच सकता है। वर्षा के कारण भी पहुंच सकता है, बादलों के फटने के कारण भी पहुंच सकता है, लैंडस्लाइडिंग के कारण भी, बांधों के टूटने से भी, पेड़ अधिक कट गए इसलिए भी, नदियों का मार्ग बदलने, तो ये कई सारे कारण हैं। तो उसके कारण बाढ़ आ सकती है। जब बाढ़ आती है तो उससे बहुत अधिक हानियां हो जाती है, बहुत अधिक नुकसान होते हैं। और वो जो नुकसान है, कुछ हम मौद्रिक आकलन कर सकते हैं, मतलब हम रुपए पैसे में तोल सकते हैं, कुछ नहीं भी तोल सकते हैं उसको। तो ये जो हानियां हैं बाढ़ से, वो 3 प्रकार की हानियां होती है। एक होती है डायरेक्ट लॉस यानी प्रत्यक्ष हानि, एक होती है इनडायरेक्ट लॉस अप्रत्यक्ष हानि, और एक अप्रत्याशित यानी इंटेंजिबल लॉस। तो जो प्रत्यक्ष हानि होती है, बिल्कुल डायरेक्ट लॉस जिसको कहते हैं, तो डायरेक्ट लॉस जो है उसको हम मुद्रा के रूप में आकलित कर सकते हैं कि इतने करोड़ या इतने लाख रुपए का सामान या जो भी चीज है उसका लॉस हुआ है। जैसे फसलों का नुकसान हो सकता है, या फिर संपत्ति का नुकसान हो सकता है, या भूमि का नुकसान हो सकता है। तो उनको हम पैसे से हम उनका आकलन कर सकते हैं कि इतने पैसे का इस व्यक्ति को नुकसान हुआ है। लेकिन जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष हानि है वो है जैसे परिवहन में, अगर कोई सामान कहीं भेजा है तो वो लंबे समय तक रास्ते में है, कहीं रह गया है, या फिर नहीं पहुंच पा रहा है, या खराब हो गया है, तो परिवहन में समय अवधि बढ़ जाना, या फिर कोई अनजान हमें अभी नहीं पता कि कौन सी नुकसान हो गई है, तो ऐसा अनजान या असूचित संपदा, आपको याद ही नहीं है कि कौन कौन सी जो नुकसान है वो बाढ़ से हो सकते हैं, और बहुत समय के बाद में मनुष्य को याद आते हैं। तो ऐसे अनजान और असूचित संपदा की जो हानि होती है उसको हम इनडायरेक्ट लॉस में मानते हैं। फिर इनटेंजिबल लॉस यानी अप्रत्याशित हानि। अप्रत्याशित जो होती है उसको भी हम मौद्रिक मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उसको हम रुपए पैसे से नहीं रिलेट कर सकते, नहीं तोल सकते कि इतने रुपए की हानि हुई है।
ये एक सामाजिक असुरक्षा। अब सामाजिक असुरक्षा को आप पैसे से नहीं तोल सकते हो। वो असुरक्षित महसूस करता है, वो डरा हुआ रहता है और किसी भयभीत एनवायरनमेंट में वो पलने लगता है। तो सामाजिक असुरक्षा जो है वो बाढ़ से हानियों के अंतर्गत आती है। उसके अलावा स्वास्थ्य और जीवन की हानियां हो जाती है। जीवन मतलब खत्म भी हो सकते हैं, लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, और जो जिंदा हैं उनमें कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत मुश्किल से मिटती है, या बहुत पैसे लग रहे हैं, या उनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आ रही है, या बहुत ज़्यादा उनको दुख दर्द हो रहा है, तो वो सब इनटेंजिबल लॉसेस में होते हैं। तो बाढ़ के कारण कई सारी हानियां और नुकसान होते हैं। उसके अलावा जो बाढ़ से कृषि में जो हानियां होती है वो अलग तरीके की होती हैं। कृषि में जो हानियां हैं वो है जैसे खड़ी फसलें, पूरी फसल तैयार है, अब कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में काटेंगे, और उस समय अगर फ्लड आ जाता है, अगर बाढ़ आ जाती है, तो खड़ी फसलें नष्ट हो जाती है, बह जाती है। उसके अलावा जो घास के मैदान होते हैं जहाँ की पशु चरते हैं, उनके लिए एक तरह से चरागाह होता है तो वो घास स्थल पूरा नष्ट हो जाता है। उसके अलावा जो खेत में बाउंड्रीज लगाई हुई होती है, मेड़, वो बाढ़ से समाप्त हो जाती है। और जो मकान खेतों के अंदर भी बने हुए होते हैं कुछ मकान, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा बाढ़ से एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है कि उपजाऊ मिट्टी जो है ऊपर की वो चली जाती है, और उसके बाद में जो जमीन बचती है वो बंजर भूमि होती है। तो उपजाऊ भूमि खत्म हो जाती है, उसको बंजर भूमि बना जाती है। उसके अलावा बाढ़ के कारण कई पशु जीव वहाँ रहते हैं खेत में, और उस समय जब बाढ़ आती है तो पता नहीं चलता, तो वो पशु और जीव जो है वो बह जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवहन मार्ग नष्ट हो जाते हैं। परिवहन मार्ग में आप सड़कें कह लो, या फिर ट्रेन की जो पटरियां हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो परिवहन मार्ग जब नष्ट हो जाते हैं तो जो सामान, जो फसलें बनी हैं, जो उपज हुई है, तो उसको भी मंडी तक पहुंचाने में मुश्किल आती है। तो परिवहन मार्ग नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत अधिक दलदल हो जाता है, कहीं की मिट्टी कहीं आ जाती है और वो सब वहाँ जमा हो जाती है, दलदल बन जाता है। फिर जो खाद्यान्न बना हुआ है, जैसे गेहूं या चना या किसी की फसल बनी हुई है, काट के और रखी हुई है, स्टोर की हुई है, लेकिन बहुत दिन से पानी भरा हुआ है और वो सूख ही नहीं रहा, तो खाद्यान्न जो है वो सड़ जाता है। खाद्यान्न सड़ने के अलावा जब दूसरी बुआई का टाइम आ जाता है, दूसरी फसल, एक फसल काटी, थोड़ा सा रेस्ट देके उसको ठीक करके खेत को, और दोबारा हम दूसरी फसल उगाते हैं, तो दूसरी बुआई के समय भी अगर वहां पानी भरा हुआ है तो दूसरी फसल को नहीं उगा सकते हैं, तो वो एक लॉस हो जाता है। और पानी भरा हुआ कई दिन तक अगर रह जाए तो वहां कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कई रोग जो हैं वहां फैल जाते हैं। तो बाढ़ से कई सारी हानियां हैं, और कृषि में तो बहुत अधिक हानियां होती है। एक और पॉइंट है बाढ़ से रिलेटेड, बाढ़ से बचाव के उपाय। अगर बाढ़ को आने ही ना दिया जाए, तो ऐसा अगर उपाय है तो ये सब जो हानियां हैं, नुकसान है, ये कभी होंगे ही नहीं। तो क्या उपाय है कि बाढ़ ना आए? पहला तो ये है कि जो पानी का बहाव है उसकी गति कम कर दी जाए। अब वो गति कई तरह से कम करते हैं, तो पानी की गति को कम कर दिया जाए। जैसे जल ग्रहण क्षेत्र जो होते हैं, मतलब जो कैचमेंट एरिया, उसका रख रखाव अच्छे से हो हमेशा। तो फिर क्या होगा कि उसकी जो सतही जल होती है, सतह पे जो पानी बह रहा है, उसका बहाव एकदम कम कर सकते हैं, क्योंकि कैचमेंट एरिया का रख रखाव, मेंटेनेंस कर रखा है। तो अगर गति को कम कर देते हैं तो बाढ़ नहीं आती है। या फिर बांध बना सकते हैं, जहां बाढ़ आने की संभावना रहती है तो पहले से ही बांध बना सकते हैं, जलाशय का निर्माण कर सकते हैं। और उसके अलावा पानी का जो बहाव होता है उसके लिए बहुत गहरी गहरी नालियां बना के, और सीधा वो पानी उन नालियों में अगर सुव्यवस्थित तरीके से डाल दिया जाए वो पानी, तो भी बाढ़ नहीं आती है। और बहाव की दिशा को बदलकर, जो बहाव की दिशा है उसको थोड़ा सा अगर बदल देंगे, तो
तो वो ज़्यादा पानी एक जगह न जाके दो तीन तरफ जाएगा, तो पानी का जो अमाउंट है, उसकी जो मात्रा है वो कम जाएगी एक जगह, तो वो बाढ़ का रूप नहीं लेगी। तो इस तरह से बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ के क्या कारण हैं, बाढ़ से हानियाँ, बाढ़ से कृषि में क्या हानियाँ होती है, और बाढ़ को रोकने के क्या उपाय होते हैं, ये सब जल संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद और भी इसमें वाटर रिसोर्स में और टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट टर्न पे लूँगी। थैंक यू।